बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू ख़वातीन हज़रात। बहुत सारी नेक दुआएं और तमन्नाएं आप तमाम अफराद के लिए जहाँ जहाँ पे भी पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क और वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह देखी जा रही है। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और हमारी टीम, हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान और सुंदस जमील आज एक बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह सेगमेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग और पहले सेगमेंट में आपको मालूम है कि हम आपकी लाइव कॉल्स का सिलसिला बिलखसूस सैटरडे को ज़रूर हम जो है वो रखते हैं। सो 042992000628 हमारा नंबर है और फील फ्री टू कॉल। और पहले सेगमेंट में आपको मालूम है सादी अरशद साहिबा मौजूद होती हैं, लेकिन पर कॉलर हम एक सवाल लेंगे। ये रिक्वेस्ट भी है, गुजारिश भी है, इल्तजा भी है, जो भी समझ या पैगाम भी है। इसके अलावा नहीं मैं कुछ बोलूँगी, इसलिए क्योंकि हमारी कोशिश होती है जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को एडजस्ट किया जाए। द क्रिकेट फीवर इज़ ऑन वंस अगैन एंड कंग्रेचुलेशंस टू टीम पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका की ODI सीरीज़ हुई जो पाकिस्तान ने जीत ली अल्हम्दुलिल्लाह। एंड हैट्स ऑफ टू द पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। हम दुआ गो हैं कि इसी तरह कामयाबियां जो हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और सिर्फ क्रिकेट की हद तक नहीं, हर स्पोर्ट्स के अंदर और हर शोबे में पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे। और जितने भी हमारे हीरोज़ हैं, और हीरोज़ इसलिए मैं कहती हूँ कि जितने भी टीम के या जितने भी लोग अपने अपने प्रोफेशन में अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, वो हमारे तमाम के तमाम हीरोज़ हैं। और टीम श्रीलंका को भी हम ज़रूर दाद देंगे। अ वेरी गुड एफर्ट एज वेल एंड देव ऑलवेज बिन वेरी सपोर्टिव व्हेनेवर दे हैव टू कम टू पाकिस्तान। सो बेस्ट ऑफ लक अगेन फॉर टीम पाकिस्तान फॉर द फ्यूचर वेंचर्स। अच्छा जी, किचन सेगमेंट की तरफ बढ़ते हुए शेफ़ नाजिश हमारे पास मौजूद हैं। मैं आ सकती हूँ? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, क्या होने वाला है? मुझे तो ये हालात कुछ सही नहीं लग रही, ये क्या है? नहीं अभी बनेगा, बहुत कुछ बनेगा। शामी कबाब बनाऊंगी, शामी कबाब के साथ यखनी पुलाव बनाऊंगी। वेरी गुड। जो कि काबली पुलाव के और यखनी पुलाव मिलके एक फ्यूजन सा पुलाव बनेगा, हम वो बनाएंगे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब एक जगह के जो है वो राइस बड़े मशहूर है, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, वो आपको आ गई समझ? उसके जो राइस होते हैं वो इतने मजे के होते हैं कि अगर उसमें कबाब ना भी हो, चिकन ना भी हो, तो क्या वजह है कि वो अच्छे होते हैं? क्योंकि वो यखनी के अंदर बनते हैं। हाँ, अब आपने थोड़ी देर में आगे सेगमेंट के अंदर जब यखनी बना रही हुई ना, तो मुझे आपने बताना है, मैं उसी वक्त फिर आपसे यखनी की जो तरकीब है कोई खास होती है जो, वो जरूर ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही। ऑलराइट जी, सादी अरशद साहिबा को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप बताएं? अल्लाह का शुक्र। आज तो ख़ास तौर पे तशरीफ़ लेके आए हैं एंड आई हैव बिन सो फॉन्ड ऑफ अदील बरकी। ख़वातीन हज़रात, मैं अदील बरकी को इतने अरसे से जानती हूँ। अल्लाह ताला ने इनको बेशुमार इज़्ज़त से नवाजा है, चाहे हम इनकी होस्टिंग की बात करें, चाहे सिंगिंग की बात करें, एज अ राइटर भी हम इनको देख रहे हैं। इनकी एक नई बुक लॉन्च होने वाली इस महीने की 30th को, उस पर भी हमने बात ज़रूर करनी है। और ख़ास तौर पर बहुत अरसे बाद इनसे मुलाकात हो रही है। सादिया भी बिल्कुल, मैं तो यही भी हम बात करे थे कि इट्स बिन लॉन्ग वी नो ईच अदर और माशाल्लाह फैमिली टर्म्स ऐसा ही है। इनकी वाइफ, इनकी फैमिली, बच्चे माशाल्लाह। सलाम कर लें इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अदील कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, कॉलर भी साथ साथ ले लें जल्दी। 042992000628 हमारा नंबर है। हासिलपुर से कौन है? सायरा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। आप बताइए कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम जी जी। डेट ऑफ बर्थ हो ये बताइए। मैं तो आवाज़ कट रही है, आई एम सो सॉरी। दोबारा कॉल कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा। आपको समझ नहीं आ रहा। सॉरी, कॉल ड्रॉप हमें करनी पड़ेगी क्योंकि फिर बेटा वो टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो बेहतर आप दोबारा कॉल कर लें। थैंक यू सो मच, बहुत माजरत। अदील, आपका स्टार क्या है ये बताइए पहले। लिब्रा। लिब्रा हो, क्रिएटिव ना हो, ये हो नहीं बोलना सकता। क्योंकि भाई मेरी अपनी बेटी लिब्रा है ना, ओके, इसलिए भी कह रही हूँ। ठीक है। तो लिब्राज आर वेरी मच क्रिएटिव और मल्टीटास्कर एक टाइम पे। और मैं ये भी कहूँगी कि फैंटेसाइज बहुत करते हैं चीज़ों को, और अगर वो फैंटेसाइज ना करे तो पहले वो क्रिएटिव नहीं हो सकते। बट शॉर्ट टाइम में इनको कोई भी काम दे दिया जिसको इतने प्रीत के साथ में कहती हूँ करते हैं ना, दे दो देयर थिंग्स कि मैंने कैसे करना है, किस तरह करना है, वो जल्दबाजी में चीज़ों को गड़बड़ में नहीं लेकर जाते। अदील, ये बात ठीक है? किस हद तक सच है? हाँ अच्छा, वैसे मुझे स्टार्स पे इतना यकीन नहीं, बट जब मैं पढ़ता हूँ और सादिया बताते हैं तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत अच्छी कोई केमिस्ट्री है। अग्रीड। हाँ, और लिब्रा वैसे पहचाने भी जाते हैं अपने ओढ़ने बिछोने से, ज़्यादातर आर्टिस्टिक माइंडेड होते हैं।
اور ویل ڈریسڈ ہوتے ہیں, سجاوٹ کا, بناوٹ کا, اپنے سرکل کو انہوں نے اچھا بولا. ایسا ہی. اینڈ آئی ہیو آلویز سین یو ویل ڈریسڈ, یہ آلویز, یہ تو ہے ہیڈ ٹو ٹو ماشاء اللہ سے, اور اپنا خیال رکھنا بڑی اچھی بات ہے, یہ بڑا ضروری ہے. اچھا جی سمیرہ ہیں حاصل پور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. اچھا جی بتائیں کس کے بارے میں پوچھنا ہے؟ میم 25 اگست ڈیٹ آف برتھ. اوکے بتائیے. میم میں کبھی شادی کے بارے میں پوچھنا ہے, ٹھیک ہے. ڈیٹ آف برتھ اور ایئر دوبارہ بتائیں. 14 اگست 25 اگست 96. اوکے. آلرائٹ 96. اچھا اب کویشچن کیا ہے؟ Alright, شادی کے بارے میں اچھا شادی کے بارے میں ہے. رشتہ آیا ہوا ہے, شادی کا پوچھ رہی ہیں, یہ مجھے پینل سے بتایا گیا. اوکے. اچھا دیکھیے بیٹا, آپ جو بھی رشتہ ہے میں اس کے حوالے سے تو آپ کو نہیں کہہ سکتی, مگر میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ یہ جو وقت ہوگا یا یہ جو بھی ٹائم پیریڈ چل رہا ہے, اور ابھی یہ اپریل تک ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی ختم ہو جائے گا یا ابھی ٹل اپریل 2026 تک آپ کی کمٹمنٹ ہو جانا, منگنی ہو جانا, انگیجڈ ہو جانا, اس طرح کے سینیریوز رہیں گے. بٹ یس, ایک سے زیادہ پروپوزلز چیزیں آتے رہیں گے اس ٹائم پیریڈ میں. تو میرا بس یہ مشورہ ہوگا کہ ذرا سوچ سمجھ کے کیجیے گا. باقی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے کوئی کمٹمنٹ رہتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے, جو کہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. جی سائرہ ہیں جھنگ سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ کی دعائیں. جی بتائیے کس کے بارے میں پوچھنا ہے؟ جی میں نے اپنے بارے میں پوچھنا. سو بسم اللہ. ڈیٹ آف برتھ ہو یہ بتائیے. میری ڈیٹ ہے 4 فروری 1998. اوکے 4 فیبروری 1998. اوکے. کیا پوچھنا چاہیں گی؟ 98. میں پوچھنا چاہوں گی کہ میری شادی کب تک ہوگی؟ رشتہ میرا ماموں کے گھر ہوا ہوگا ہے. اچھا آپ چاہ رہی ہیں جلدی ہو جائے؟ نہیں یہ نہیں چاہ رہی, بس کب تک ہو جائے گی. اچھا یہ نہیں چاہ رہی؟ یہ چاہ بھی رہی ہے نہیں بھی چاہ رہی. نہیں کزن پسند تو ہے نا؟ جی پسند ہے. اب وہ یاد ہے پچھلے ہفتے کالر تھی, وہ کہہ رہی تھی میں نہیں چاہتی. بالکل صحیح. تو پھر خوشی سے بھائی, تو امی ابو کو کہو, پھر سعدیہ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ جیتی رہو خوش رہو, جیتی رہو خوش رہو. آلرائٹ جی. بڑی پیاری بات آپ نے کیا کہ امی ابو سے کہو, بھائی کزن ہی ہے, کیونکہ امی ابو کا بھی ارادہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ امی ابو کا ارادہ ہے ابھی بھی 1 سے 1.5 سال کے بعد ہے. اوکے. تو یہ کچھ 26 اینڈ 27 جا کے 27 خاص طور پہ جو ہوگا نا ان کے لیے شادی کو لے کر آئے, کیونکہ کچھ لوگوں کی قسمت میں جو شادی ہوتی ہے نا, وہ چاہے کمٹمنٹس ہو جائیں جو مرضی ہو جائے, اس پہ کبھی کبھی ڈیلے یا پھر لیٹ ہوتا ہے. بالکل صحیح. کیونکہ ایک نکاح کا وہ جو وقت ہوتا ہے اسی کو ہم شادی کہتے ہیں. شادی کہتے. عدیل آپ کی پسند کی شادی آؤٹ آف فیملی تھی؟ نہیں فیملی میں تھی. تو پسندیدگی کا اظہار آپ کی طرف سے تھا یا آپ کی وائف کی طرف سے تھا؟ فیملی کے, میری امی کے اور بہنوں کی طرف سے. اچھا صحیح. اور اس کے بعد پھر آپ نے بھی ہاں کر میں نے بچپن سے دیکھا ہوا تھا. اچھا تو یہ اچھی بات ہے کہ غلط بات ہے؟ اچھی بات ہے. اچھا مجھے آپ جانتے ہو کسی کو؟ مجھے پتہ نہیں یہ کیوں لگتا ہے کہ جو لڑکی مائیں بہنیں ڈھونڈ کے لاتی ہیں نا, بہت ٹھوک بجا کے لاتی ہیں. ہاں ہے نا, بالکل. جو ہم لو میرج کرتے ہیں اس کے بھی سراسر تو وہ فائدہ کے نہیں, اس میں بھی تھوڑے سے خسارے تو ہوتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں وہ لڑکے بڑے خوش اور ذرا زیادہ مطمئن رہتے ہیں جن کی مائیں بہنیں ڈھونڈ کے لاتے ہیں. بالکل. ایکچولی وہ اپنے ایکسپیرینس سے دیکھتے ہیں نا چیزوں کو, کہ ایکسپیرینس اور ساری چیزیں وہ ہر آپ کو اس وہ کیٹیگریز میں دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ ہماری بچی کے لیے فٹ ہو یا یہ بچی ہمارے بچے کے لیے فٹ ہو. ایسا ہی. آپ کی شادی کو کتنا ٹائم ہوا ہے یہ بتائیں؟ میری شادی کو ماشاءاللہ 25 سال. ماشاءاللہ 25 سال پہ فل سٹاپ لگاتے. کالر سے بات کرتے ہیں, اس کے بعد بات کچھ آگے لے کر بڑھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال چال؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, میں بالکل ٹھیک ہوں. سندر بات بہت اچھی لگ رہی ہیں اور شادیاں بھی بہت اچھی لگ رہی ہیں. آپ کا پیار. عدیل برکی بھی موجود ہیں, وہ زیادہ اچھے لگ رہے ہیں. شادیاں تو گلاب کا پھول ہے اور آپ سب دیکھیں. کیا ہے؟ پھول دینا ہے مجھے یا مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے؟ ہاں پتہ نہیں, کچھ جو کہا ہے اچھا ہی کہا ہوگا یقیناً. اچھا جی بتائیے. سندر میں آپ کی بہت فین ہوں. جی بہت شکریہ, تھینک یو. کس کے میں بعد؟ میرا کویسچن یہ ہے کہ میری ڈیٹ آف برتھ ہے 8 جنوری جی 1988. آلرائٹ. اور مجھے تفصیل سے بتائیے گا کہ میرا نا رشتہ ہو کے ٹوٹ جاتا ہے اور شادی نہیں ہو رہی, کب تک ہوگی؟ اوکے بالکل ٹھیک, تھینک یو. 8 فیبروری 19 کیا بتایا میں نے؟ 88 بتایا. تھینک یو.
ओके ओके, थैंक यू जी। अच्छा, जो आप कह रहे हो कि रिश्ता होके टूट जाता है, तो मैंने अभी जिस तरह थोड़ी देर पहले भी जो एक कॉलर बच्ची थी उसको ही मैंने बोला था कि समटाइम बेटा देखो ऐसा हो जाता है, सो इट मीन्स के जो चॉइसेस आप लोग या जिन लोगों की तरफ आप जा रहे हो वो थोड़ा सा मुझे मामला वहाँ पे गड़बड़ लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई मामला नहीं होगा या कुछ भी है, दो कि आपके लिए 2024 बहुत अच्छा था कि अगर कोई शादी या कोई मामला अगर कमिटमेंट हो जाती तो। अब क्या होता है कभी कभी ना उस पर डिले आ जाता है, तो जिस तरह अब आपके लिए 2026 एंड बनता है जहाँ पे जाके कोई मामला कोई कमिटमेंट आएगी, सो भी बेटा वेट करो, वेट फॉर द राइट पर्सन इंशाल्लाह। अदील, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क मदर इंस्टीट्यूट पहली बार पीटीवी लाहौर सेंटर कब आए, याद है? मैं छोटा था, लॉन्ग टाइम बैक, मुझे एग्जैक्टली सन तो याद नहीं, लेकिन बच्चों का प्रोग्राम था ओके, और उसमें पार्टिसिपेट किया। पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान इन दोनों ने ही जो भी मैं थोड़ा बहुत हूँ, यहीं से मेरी ट्रेनिंग है। बिल्कुल सही, यही स्टूडियो था? हाँ, ये और सामने वाला जी। बिल्कुल सही। कैसा लगा था, क्योंकि स्टूडियो आप कह रहे हैं आप छोटे थे ऑब्वियसली और बच्चों के प्रोग्राम में आए थे, तो एज अ चाइल्ड कैसा लगा, कैमरा एंड यू नो, और उस वक्त तो और ज़्यादा क्राउड भी होगा एंड एवरीथिंग, तो कैसा लग रहा था, क्या फीलिंग्स थी? बहुत मज़ेदार फीलिंग थी। ज़िंदगी की में इतनी रोशनियाँ, इतने सेट, फिर ये है कि ये सेट लगने के बाद तो ये किसी भी हॉल को बदल देते हैं। ऐसा ही है। और फिर हमारे साथ पहली दफ़ा तो शायद टीचर्स थी, और टीचर्स वैसे ही लाइन बनाओ और ये चलो आधी ज़िंदगी तो अजीरन कर देती है। अच्छा, मुझे लगता है मैं आप और सादी उनमें से हैं जो लाइन तोड़ के ना ऐसे से कोनी मार के उधर चलते उधर, ऐसा ही है ना? ऐसा ही, तो फिर वो खींचती भी तो है ना। और हम जैसे बच्चे जो है ना लाइन में हो जाती है, हम जैसे लाइन में पीछे रहना पसंद करते हैं, पीछे वाले बच्चों को फिर कोई देखता नहीं है, बेस्ट रहते हैं हम लोग। अच्छा, आपने नहीं करना है और ज्यादा हम लाइन से निकलने की कोशिश करें, कुछ लोगों के सामने तो वो बाजू पकड़ती हैं, लेकिन अंदर से हल्की सी चुटकी भी काटती हैं। बाद में कहेंगे वो बेटे गलती से हो गया, लेकिन जो करना था कर दिया। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। जी बताइए, किसके बारे में पूछना है? मैंने अपने भाई के बारे में पूछना था कि उसका स्टडी और कैरियर वगैरह का कैसा जाएगा। ओके, डेट ऑफ बर्थ और ईयर बताएं। 4 अगस्त 2000। ओके जी, नाम क्या है भाई का? वलीद रमजान। ओके जी, सवाल आप करने सादी। भाई के आपने सिर्फ एजुकेशन के बारे में क्या पूछना है, अभी वो पढ़ रहे हैं या उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है? क्योंकि पढ़ाई उसकी डिस्टर्ब है। 9th क्लास में। ठीक है, मैं बताती हूँ बेटा आपको। भाई भी छोटा है अभी तो बहुत। हाँ हाँ, छोटा तो है, लेकिन वो कुछ बच्चे होते हैं ना, वो थॉरली एक ही स्ट्रीम लाइन पे अपनी उसी चीज़ में पढ़ते हैं। कुछ बच्चों की ज़िंदगी में ना चेंज आता है, एंड ही इज़ वन ऑफ दैट काइंड। जो वो करना चाहता है भाई उसको करने दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आप लोग जो सोच रहे हैं ना कि वो ये बन के ये कमा के हमारे सामने यूँ पेश हो जाएगा, तो शायद ऐसा नहीं है, ठीक है? तो समटाइम्स, और ये इसके बारे में ना मैंने एक दफ़ा सुनते बहुत तफसीलन बात की थी कि भाई जो म्यूज़िक आर्टिस्ट होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, भाई वो भी तो हमारे बच्चों में से बिल्कुल, होते हैं। बिल्कुल, तो हर चीज़ को अप्रिशिएट किया करें, बच्चा जो भी करना चाह रहा हाँ, बच्चे का जो एप्टीट्यूड होगा अदील, आप भी अब ऑब्वियसली जो आर्टिस्ट है या जो क्रिएटिव इंसान है उसका एक अपना ही माइंड सेट होता है, तो पेरेंट्स को इन्फोर्स नहीं करना। पेरेंट्स को ज़्यादातर मैंने ये देखा है अब तक की ज़िंदगी में कि जो हम खुद नहीं बन पाते, हाँ, हम डिसाइड कर लेते हैं कि मैं क्रिकेटर नहीं बना तो मेरा बेटा क्रिकेटर, मैं डॉक्टर नहीं बना तो मेरा बेटा डॉक्टर, वेरी वेल सेड, मैं ब्यूटिशियन नहीं बनी तो मेरी बेटी भी। असल में ये सॉफ्टवेयर सेट होके ऊपर से आता है। और आप इस पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ इस चीज़ में खुशी का इजहार किया करें कि आप लोगों का ही टैलेंट उनमें गया हुआ है। अग्रीड। अगर एक बच्चा सिंगिंग की तरफ है तो उसे उस तरफ सपोर्ट कर दें, कोई एक्टिव है तो उसे प्लेयर बना दें, जो भी उसका एप्टीट्यूड है टुवर्ड्स किसी भी साइड पर, तो अब वो ज़्यादा ग्रो करेगा। जैसे मुझे सिंगिंग का था तो घर से नहीं सपोर्ट थी, बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि अगर मिलती तो और भी बेहतर था। बिल्कुल ऐसे तो सपोर्ट बच्चों को करना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, कॉलर है लास्ट शगुफ्ता। अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने अपनी भतीजी के बारे में पूछना था। जी, नाम बताइए। जी, 13 जुलाई 2002। ओके, नाम और नाम इनकी जॉब का मसला है, क्या हो सकता है कि कैसी जॉब की जाए? बेटी का नाम बताइए प्लीज। मेरे भतीजे का नाम है मुजम्मिल।
देखिए अब भतीजा कह रही हैं मेरा ख्याल है। भतीजी भतीजी है, भतीजी भतीजा भतीजा भतीजा। भाई का बेटा। ऑलराइट, सॉरी जी, सॉरी। ओके, कुछ पूछना चाहेंगी जॉब के बारे में? जी वो उनकी जॉब के बारे में पूछना ओके, है कि थैंक यू, लाइव जवाब सुनिएगा। कोई मसला है? मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चा जो है ना वो आउट ऑफ कंट्री जो है वो जाना चाहता है या वो इवेंचुअली चला जाएगा। अभी वो जो भी कोशिश कर रहे हैं अपनी जॉब के लिए, करंटली जो भी कोशिश कर रहे हैं, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ अगर तो उनके पास नहीं भी है तो आ जाएगी, और अगर है भी तो उसमें बेहतरी है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इस बच्चे का माइंडसेट वही बात है कि जिस तरह मैंने बस यही करना है, यही टारगेट है, तो वो फिर उसमें तो इसी तरह दिक्कत आती है। तो आपको जो भी इनिशियली मिले ना उसको हमेशा पहले एक सीढ़ी पे चढ़ते हैं, उसके बाद सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। तो आप अपनी फील्ड में आपको जो भी मिल रहा है उसको ज़रूर, आप उस जॉब को ज़रूर ले लें। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच सादिया, बहुत pleasure, always, शुक्रिया। हमेशा। और ख़वातीनो ज़ात बातचीत का सिलसिला जारी है। एक लेटर आया है, उसको हम शामिल प्रोग्राम में ब्रेक के बाद करेंगे, लेकिन इस वक्त अदील बरकी मौजूद है। मैं ये जसारत नहीं कर सकती हूँ कि हम टाइम वेस्ट करें और हम इनकी परफॉर्मेंस जो है वो ना लें, तो प्लीज़ बहुत सारी क्लैप है अदील बरकी। जी वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीनो रात वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं, और शेफ़ नाजिश जो है किचन में मसरूफ़ हैं और उनको हम मसरूफ़ ही रहने देंगे ताकि खाना टाइम पे पक जाए और हमें जो है ज़रूर सर्व कर दिया जाए। यखनी वाली बात आपको याद है ना? बिल्कुल, नाजिश यखनी बनने लगी तो आपने फिर मुझे यहाँ से बताना है ताकि हम यखनी पे फोकस करें, क्योंकि जो राइस होते हैं उसमें ये बड़ा इंटेग्रल पार्ट होता है। अच्छा जी, इंटेग्रल पार्ट की हम बात करें तो हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम के आगाज़ से अदील बरकी हमारे साथ मौजूद हैं। व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। ब्रेक पर जाने से पहले रेशमा जी को अपने खास अंदाज से खराज तहसीन पेश किया। थैंक यू सो मच अदील, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में, एंड शी इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट्स, जो फेवरेट कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं जिन पे मैं आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकती हूँ, तो डॉक्टर अरीज जुल्फ़िकार साहिबा इज़ वन ऑफ दोज, और शी इज़ अ रिनाउंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। नाजिश इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिएगा। और आज हमने इनको कहा कि आज ख़ास तौर पे हम आएँ और हम ज़रा थोड़ी सी वो तमाम बातें जो आप जानना चाहते हैं उसको डिस्कस किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र, यू लुक लवली। थैंक यू, सो एज यू। थैंक यू सो मच। और ब्रेक में प्रोग्राम में ज्वाइन किया है ब्रेक के बाद डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा, वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये दोनों के कलर मैच कर गए हम दोनों। हाँ, हम दोनों ने डिसाइड किया था ना घर से। ये वाला ना है ना? हाँ, ये करती थी। एक दफा मैंने अपनी फ्रेंड को इस तरह किया, ये कहती ये तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा लो जो मैं कहा तुम बस चुप ही कर जाओ। मैंने फिर जो उसको कहा मैं ऑनर नहीं कह सकती। तो आप समझ गई ना? हाँ बिल्कुल समझ गई। हमने घर से मैचिंग करके आए थे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। Thank you so अच्छा जी, ना ख़वातीन हज़रात, कल पूरी दुनिया में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे यानी शुगर का दिन मनाया गया पूरी दुनिया में, और इसकी आगाही के लिए कि ये जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र होती है, इसकी तशख़ीस कैसे की जा सकती है, इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं, ये तमाम बातें जानेंगे। और ये भी हमने डॉक्टर अरीज से ये जानना है कि इसको इंटरलिंक अगर हम करें, जो वेट लॉस इंजेक्शंस आए हुए हैं, और वेट लॉस इंजेक्शन सिर्फ ओजेम्पिक की हद तक नहीं महदूद है हमारे यहाँ, बस वो जितने भी वेट लॉस इंजेक्शन है डॉक्टर साहबा उनको कहा जाता है कि ये ओजेम्पिक है। यस, ऐसे ही है बेसिकली। इसमें सीमाग्लूटाइड भी आता है, इसमें ओजेम्पिक भी आता है, इसमें मॉन्जारो भी आता है। डेफिनेटली मॉन्जारो एक ज़्यादा सेफ ऑप्शन है, लेकिन पहली बात ये कि इनमें से कोई भी चीज़ सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं है। ट्रू, ठीक है। आपने ये चीज़ पहली बात ये कि अपने डॉक्टर से डिस्कस करनी है क्या आप राइट कैंडिडेट हैं, क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि जी फलाने बंदे को इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, हाँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ना हो। तो कोई भी, अगर आप फ़र्ज़ करें ज़िंदगी में आप कोई काम करते हैं और आपके पीछे कोई ऐसा हाथ नहीं है जो आपको बचा सके, तो फिर काम बहुत ख़राब हो सकता है। आई टोटली एग्री। ठीक है, तो उसमें डेफिनेटली अगर वज़न आपका ज़्यादा है तो आपके डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ख़ास तौर पे अगर आपके जेनेटिक्स में है। तो फिर अगर आपका वज़न ज़्यादा होता है तो तकरीबन 98% चांसेस हैं कि आप में
डायबिटीज़ आएगी. तो उसको आप कैसे बचा सकते हैं? वो ऐसे ही बचा सकते हैं कि आप वज़न कम करके बिल्कुल करें. सही. अच्छा, कहना देखें डॉक्टर साहब, डॉक्टर फरजीन, कितना आसान है वज़न कम करना, लेकिन इसके पीछे कितनी एक है. हम समझते हैं कि अगर आप ओबीस हो रहे हैं या ओवरवेट हो रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ फिजिकल आपने नहीं उसको देखना, उसके पीछे हेल्थ के कितने इश्यूज हैं. You're so right. जब मैंने मेडिसिन की ना तो उस वक्त कहते थे वज़न कम करो मरीज़ को, तो फिर कहते थे कि जी परहेज़ी ग़िज़ा खाओ. हाँ. लेकिन जब मैंने बाकायदा इसके ऊपर मतलब तालीम हासिल की, ये पूरी एक डिग्री है डाइट और न्यूट्रिशन कि वेट लॉस किस तरह से करना है, जब इसके अंदर स्पेशलाइज किया फिर पता लगा कि डाइट पूरी एक साइंस है. Yes. और इसको उस तरह से ही डील करना चाहिए, इस तरह से नहीं जैसे अटकल पच्चू के जी फलाने ने कह दिया और फलाने ने कह दिया और आप शुरू हो गए. इट इज़ अ होल साइंस एंड इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन. फॉर यू, जैसे हमारे क्लिनिक पे डाइट प्लान्स भी देते हैं, हम लोग ये इंजेक्शंस भी लगा रहे हैं, लेकिन हम लोग गाइड करते हैं कि किसको क्या चीज़ पचेगी वाला सीन ना, ये बिल्कुल वन साइज फिट्स ऑल नहीं. और आज जो हम वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के बारे में बात कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन ने और बाकायदा जो जिन साहब, एक साहब थे बैंटिंग साहब, उन्होंने इंसुलिन डिस्कवर की थी, उनकी बर्थडे होती है 14 नवंबर को. सो उस लिहाज से मनाया जाता है. और इस दफ़ा की थीम है डायबिटीज़ एट वर्क प्लेस, कि आप अपनी वर्क प्लेस पर डायबिटीज़ को कैसे मैनेज करते हैं. और उसमें ये होता है कि अक्सर लोग जैसे डायबिटिक्स होते हैं या प्री डायबिटिक्स होते हैं, जब वो जाते हैं ऑफिस में तो वहाँ बिरयानियाँ चल रही हैं, वहाँ समोसे चल रहे हैं, पैटीज, बेकरी आइटम्स, वो उसको ऐसे खाते हैं जस्ट लाइक अ स्नैक. बट दिस इज़ नॉट राइट, और ये उनकी डायबिटीज़ के कर्व को बहुत बुरी तरह मुतासिर करती है. इसलिए डायबिटीज़ एट वर्क प्लेस का मतलब ये है कि आप अपनी वर्क प्लेस जहाँ आप अपने 8 घंटे गुजारते हैं दिन के, वहाँ पे आपने समझदारी के साथ इसको हैंडल करना है. बिल्कुल सही. वो जो सादा सी ज़बान में हम बात करते हैं, मंचिंग कर लें. अगर बहुत दिल करे, काम करते हुए दिल करता है, भूख लगती है, पढ़ाई करते हुए भी भूख लग रही होती है. स्टूडेंट्स की तो बात और है, लेकिन काम करते हुए भूख लगती है तो छोटी सी मंचिंग कर लें, नट्स खा लें. अब तो सर्दियों का मौसम, भुने हुए चने. हाँ, भुने हुए चने, वो मेरे ख्याल में ज़्यादा सेफ. बिल्कुल. डायबिटिक्स के लिए ये बड़ा नेसेसरी होता है कि वो अपने खानों के दौरान गैप्स डालें. ठीक है. क्योंकि हम हर थोड़ी देर के बाद इंसुलिन को नहीं बुला सकते कि आ जाओ आके ये काम शुरू करो. इसलिए दे नीड टू, बल्कि कई डायबिटिक्स को, नॉट ऑल, कई डायबिटिक्स को इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत सूट करती है. कितनी देर का गैप हर मील में होना चाहिए? एक तकरीबन 5 से 5 घंटे. 5 घंटे ऑन एन एवरेज. ऑन एन एवरेज, बिल्कुल. तो ये एक दफ़ा पेट भर के समझदारी के साथ खाएं. कार्बोहाइड्रेट्स, निशास्ता, मैदा, इससे बनी हुई चीज़ें ना खाएं, तो देन इट इज़ बेटर. प्रोटीन को अप करें. ठीक है. आप दोनों से सवाल, इंटरमिटेंट फास्टिंग कितनी देर की होनी चाहिए डॉक्टर फरजीन? पहले आपसे. आई थिंक अबाउट 16 घंटे की मुझे तो पसंद है, जो पर्सनली. हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग 16 घंटे. लेकिन उसमें ये नहीं है ना कि आपने खाने से, मतलब आप हर्बल टीज पी सकते हैं, ये नहीं कि आपने बिल्कुल ही रोजा रख लिया. बंद नहीं करना. हाँ, मुंह बिल्कुल बंद नहीं होता, उसमें आप ये चीजें तो कर सकते हैं. ब्लैक कॉफी भी पी सकते हैं. ब्लैक कॉफी बिल्कुल पी सकते हैं. बिल्कुल सही. जी डॉक्टर, उसमें अगर आप स्टार्ट 16 घंटे, अगर आप स्टार्ट करें तो मैं कहूँगी 8 घंटे से कर लें. ठीक है, क्योंकि वो अदर बजाय से कि आप डायरेक्ट 16 पे जाके 2 दिन करके बेहोश होकर पड़े और फिर कहेंगे जी मैंने नहीं किया, मैं नहीं कर सकती. हमारे यहाँ होता ही यही है कि हम एकदम से एक बड़ी चीज़ पे जंप लगाते हैं. हमें एक दिन एहसास होता है जब शादी का किसी का कार्ड आता है कि जी अच्छा ये अब ना मैंने फलाने कपड़ों में फिट होना है. ऐसा ही है. और उस वक्त हमें अचानक होश आती है. अपनी शादी से भी थोड़ी देर पहले ही हमें होश आती है, और उस वक्त हम चाहते हैं कि अब सब कुछ अचानक हो जाए, और फिर हम अचानक सब कुछ करते हैं और अचानक सब कुछ छोड़ देते हैं. अब जिस तरह कल ही मेरे पास एक पेशेंट आई, उसने कहा कि जी मैंने वेट रिड्यूस किया और मैंने जी डाइटिंग की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और मैंने छोड़ दिया. मैंने कहा आपको कैसे पता? मैंने कहा आपको पता है आपका वज़न क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता. मैंने कहा जब आपने कम किया आपको पता है आपने कितना रिड्यूस किया? नहीं, मुझे नहीं पता. तो सबसे सस्ती चीज़ जो आप अपने घर में लेकर आ सकते हैं वो वेइंग स्केल है. हाँ, अब वही नहीं आपने रखा हुआ, आप कैसे मेजर करेंगे कि आप, और आपको क्या मोटिवेशन होगी कि अगर आप देखिए आपको पता ही नहीं आपका वजन कितना है, आपको पता ही नहीं आपका टारगेट क्या है, आपको ये पता ही नहीं कि अगर आप रिड्यूस करें तो वो जनरली रिड्यूस, क्योंकि बाज़ दफ़ा आपके इंचेस नहीं जाते, वेट चला जाता है. बाज़ दफ़ा आपका वेट नहीं जाता लेकिन इंचेस चले जाते हैं. तो मॉनिटरिंग बहरहाल बहुत ज़रूरी है. और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप ऐसी चीज़ से शुरू करें जिसको आप लंबा लेके चल सकें. आई एग्री. लंबी छलांग ना मारें. हाँ, बजाय इसके कि जो है ना अब आपने लंबी छलांग मारी और आप 4 दिन के बाद अब आप कह रहे हैं बस जी मेरी तो बस हो गई. बिल्कुल ऐसा ही है. हमारे सेट पे भी मुझे पैनल पे कहा गया, अभी बीच में आप जब बात कर रही थी कि दुल्हन नई मौजूद है होने वाली, तो मैं लेफ्ट राइट देख रही कौन है. ये है होने वाली. होने वाली भाई. हाँ, होने वाली ना, तो जरूरी है. हाँ, इंशाल्लाह ताला. मैं तो अभी इनको केटरिंग का ऑर्डर देने लगी थी, लेकिन मुझे लगता है इनके लिए तो खुद केटरिंग करवा दिया. तो
नाजिश कैंसिल समझूं अपना ऑर्डर जो आपको भेजना था मैंने? नहीं अब भेज सकते पता चले तुम दुल्हन बन रही हो और मेरा तो कुछ पता भी नहीं, मैं कहूँ कि 12 समोसे और 15 कचौरियाँ बना के जरा भेज दो। थैंक यू सो मच, जीती रहो, खुश रहो इंशाल्लाह ताला। लेकिन यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू लूज वेट नाजिश? बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि जैसे कि मैं डॉक्टर साहिबा से भी अक्सर बात करती हूँ, जिस तरह डॉक्टर कह रहे हैं, मैंने कोई शॉर्टकट नहीं लिया, ठीक है, मैंने सिर्फ अपनी ईटिंग हैबिट चेंज किया। लाइक मैं अर्ली उठ के मैं ऑमलेट खाती हूँ और लॉट्स ऑफ वेजिटेबल ऑमलेट खाती हूँ, जिसको मैं बिल्कुल कुक नहीं करती। लाइक जिस तरह आपने सैलेड बनाई, सारी वेजिटेबल्स मैं 2 एग के अंदर डाल के तवे पे बिछा के उसका चिल्ला टाइप का ऑमलेट बना के मैं उसको ले लूंगी। बिल्कुल सही। इन्होंने नाजिश ने माशाल्लाह इस तरीके से बहुत वेट लूज किया। इनके दुल्हा भाई ने भी काफी वेट लूज भाई वो तो मेरा भाई है, तो उसके बारे में तो बात ही ना करें। वो तो मेरा बड़ा ही प्यारा अशफाक जो है भाई है, तो इसलिए उसको तो अल्लाह बहुत कामयाबियां दे, आमीन सुमा आमीन। अदिल, आप भी वेट कॉन्शियस हैं या नहीं? ओह, जब से पैदा हुआ। अच्छा। ऑलवेज डाइट पर चला जाता हूँ जब भी किसी से इम्प्रेस होता हूँ। अच्छा, लेटेस्ट किससे इम्प्रेस हुए? नहीं आपसे। नहीं, ये तो है ही ना, ये तो उन खुश नसीबों में से हैं जिनका जो कि तू नहीं जिसने होना। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, तू थोड़ी सी हुई थी, उन्होंने फटाफट वहीं से फिर पकड़ के जू पे आ गई, जू पे कर दिया। तू का उन्मा हो गई। अच्छा, जो सबसे उम्दा बात है, जब भी मुझे कोई मिलता है, मुझे लाइव जब भी कोई मिले तो कहते हैं सुंदर आप टीवी पे तो बहुत मोटी आती हैं, असल में तो आप बहुत पतली। ये मेरे साथ भी बहुत मैंने होता कहा जी, है। मैं अब इसको तारीफ भी समझती हूँ और मैं अफसोस भी करती हूँ कि मैं अब क्या कर सकती हूँ, लेकिन ये कि ऑब्वियसली कैमरे चेंज करवाएं। हाँ, कैमरे में वैसे भी आप पुट ऑन करते हो वेट, कोई भी शख्स आएगा, आप भी टीवी के सामने आएंगे तो 5 से 10 किलो तो सामने आएगा ही आएगा। लेकिन अदील, हेल्दी डाइट पे तो आप यकीन रखते हैं ना? 100% हेल्दी डाइट पे यकीन है, लेकिन मुझसे होता नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है, टाइम डिफरेंस होता है। फिर आप जहाँ जाते हैं लोग प्यार से आपको कहीं ना कहीं डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट पे ले जाते हैं या घर में बुलाते हैं, तो मैं उनके हाथ देख रहा हूँ कि कोई कॉल तो नहीं आ रही, तो और फिर इतने प्यार से बनाते हैं। और जब मैं डाइट शुरू करता हूँ तो मेरी एक शर्त होती है कि मेरे सामने ना अब खाना कोई लाए। अगर आ गया तो फिर खाना खाने के बाद उसकी शामत आएगी, लेकिन आने के बाद प्लीज मत उठाओ, फिर मैं कहता हूँ। ये तो बड़ी खतरनाक सी शर्त है भाई, अब अगलों का क्या कसूर है? नहीं, फिर वो दिल आ जाता है ना फिर बंदा। हाँ, बस उसके बाद बंद टूट जाते हैं। भाई ये दिल्ली को तो रोकना है, असल काम ही तो यहाँ पे। डॉक्टर साहब, कौन सी सेफ एज है कि उस वेट लॉस के इंजेक्शंस लगवाए जा सकते हैं? लाइक क्योंकि हम ये देखते हैं अब हमारी टीनेजर बच्चियां भी, दे आर वेरी कॉन्शियस एज वेल, या पेरेंट्स भी कॉन्शियस होते हैं। देखिए, अगर टीनेजर हैं तो बिल्कुल भी नहीं। इतनी उम्र में अगर आप शॉर्टकट्स पे आ जाएंगे तो सारी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे आप? तो हम ये वाले इंजेक्शंस तब रेकमेंड करते हैं जब आप सब कुछ ट्राई कर चुके हैं मल्टीपल टाइम्स और अब नहीं हो पा रहा, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हार्मोन्स की वजह से या अगर प्री डायबिटिका फेज के अंदर उसकी वजह से आपका ऐसा होता है कि वज़न नहीं गिर रहा, ठीक है। इसलिए ये नहीं है कि कोई भी मोटा बंदा आके हमें ये कहेगा कि जी ये बच्ची आएगी और वो कहेगी जी मेरा कर दें। पहले हम ये देखते हैं कि उसने खुद कितनी स्ट्रगल की है और क्या उसका BMI उसके अंदर फॉल कर रहा है कि हमें उसको उसके ऊपर लेकर जाना है। हमें पता चल रहा है कि वो डाइट से नहीं हो सकता, एक्सरसाइज से नहीं हो सकता, या इन केस आपको थायराइड का इशू है तो उसमें भी यही हमें पता है कि नीचे अंडरलाइन कोई ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें रेजिस्टेंस आ रही है और इसको हेल्प चाहिए। वेट लॉस इंजेक्शंस के बाद भी ऐसा नहीं है कि वो सारी ज़िंदगी आपने उन पर रहना है। अगर आप देखिए, खुद आपको एफर्ट करनी है, बिल्कुल ठीक है। आपको शॉर्टकट लेने के बाद भी आप अगर फर्ज करें कि सारी जिंदगी शॉर्टकट पे रहने का सोच रहे हैं तो आप जैसे ही छोड़ेंगे फिर वापस आ जाएगा। बिल्कुल से BMI बॉडी मास इंडेक्स है जो हम गूगल से खुद भी पता कर सकते हैं। आप खुद भी, यू डोंट हैव टू लाइक आपको कोई मशीन लाने की जरूरत नहीं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वजन बस पता होना चाहिए, वजन पता होना चाहिए, फॉर्मूला हाइट पता होनी चाहिए और वजन पता होना चाहिए, तो उसको आप कैलकुलेट कर लें। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर फरजीन, ये ज़रूर जानते हुए पूछते हुए आपसे, बहुत बच्चियाँ बहुत एफर्ट भी करती हैं, डाइट को भी कंट्रोल करती हैं या एक्सरसाइज भी कर रही हैं, काम का स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस बजाते खुद भी इट्स अ नेगेटिव थिंग ऑब्वियसली, लेकिन ऑब्वियसली वो भी हेल्थ पे, लेकिन वजन अगर कम नहीं हो रहा तो क्या वजह हो सकती है? अच्छा, एक चीज़ आ रही है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, दिस इज़ द, अब जो नया दौर आ रहा है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का आ रहा है और उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा आ रही है, विच इज़ अ डायबिटीज़ लाइक स्टेट यू कैन से, जो कि बच्चियों में बहुत ज़्यादा आ रही है और वो इस वजह से या पीकॉस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से या उसकी वजह से पीकॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ऐसी बच्चियों में जो लेट टीन्स में चली जाती हैं,
माइक्रो डोजिंग भी की जा सकती है इंजेक्शंस की. उसमें बिल्कुल माइक्रो डोजिंग से ये होता है कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक प्लेटो आ रही है ना, जो एक बहुत बड़ा वॉल है, बच्चियां बेचारी कर करके डाइट कर करके, जैसे अभी ये कह रही हैं कि पहले सबसे पहले डाइट करो, सबसे पहले हेल्दी ईटिंग करो. डाइट का मतलब भूखे नहीं मरो, हेल्दी ईटिंग करो, exercise, और physical एक्सरसाइज activity. और लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद भी अगर आपको IR हो रही है तो फिर माइक्रो डोजिंग करते हैं, जिससे बॉडी की इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है, और इसके अलावा इन्फ्लेमेशन जो उससे क्रिएट होती है वो भी कम होती है. उसके बाद देन यू आर ऑन योर ओन. फिर हम डाइट प्लान्स देते हैं, फिर हम उनको हर्बल टीज देते हैं कि उससे वो वेट कम करें. बिल्कुल सही. अच्छा, मेरा ज़ाती तौर पे ये मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ पतले नहीं होना या स्मार्ट नहीं होना या कमज़ोर नहीं होना कि कपड़े फिट इन कर लें या फैशन आप पूरा कर लें, आपकी स्किन को फ्रेश लगना चाहिए, बालों को फ्रेश लगना चाहिए, हाथ पैर की भी. मैंने कई बच्चियों की स्किन, लड़कियों की देखी, डाइटिंग करते हुए मुरझा जाती है. तो ऐसी पतले होने का कोई फायदा नहीं है कि अगर अभी आपकी बल्कि अदील साहब यही बात कर रहे थे कि कई लोग पतले होते हैं, उनकी स्किन अनफ्रेश हो जाती है. ढलक बिल्कुल जाती यही है बात जैसे. कर रहे वो थे. चेहरे से राजरानी और पैरों से नौकरानी लगती. हाँ, नहीं, दैट इज इट इज यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. कोई टिप देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? अच्छा, मैं ख़ास तौर पे यही होता है कि जिस वक्त अगर आप वेट लॉस की जर्नी पे आते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि आप 4-5 kg इन अ मंथ से ऊपर ना जाएं. ठीक है. दूसरा ये के साथ आप कोलेजन इंटेक आपका ज़्यादा हो, प्रोटीन्स आप ज़्यादा लें. दूसरा, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि यानी कि एज आपकी 40-45 से ऊपर है तो फिर हम साथ कोलेजन बूस्टर्स डाल रहे होते हैं स्किन में, ताकि साथ साथ आपकी स्किन भी फ्रेश रहे, वो एकदम से नीचे ना जाए. बिल्कुल सही. जी डॉक्टर साहब. डॉक्टर जी. क्या अच्छा, वैसे कोई एक मैसेज? चीज़ है, मैंने मोटे लोगों के चेहरे बड़े खूबसूरत देखे हैं. हाँ, ऐसा है. फ्रेश स्किन, स्माइली फेस. हाँ, यस, हाँ, बिल्कुल ऐसे. बिल्कुल जी ऐसे डॉक्टर ही है. साहब. अच्छा जी, मेरी टिप ऑफ द डे है फॉर डायबिटिक लोग कि वो अपनी ना कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक पे ज़रूर नज़र रखें. हर किसी ने ऐप्स डाउनलोड की हुई हैं डायबिटीज़ के लिए. उसकी डाइट को मॉनिटर करने के लिए आपकी मील में कितना कार्बोहाइड्रेट है और कितनी कैलोरीज हैं, उसके लिए ऐप्स आती हैं. आप अपनी डाइट जो है वो उसके मुताबिक कैलकुलेट करके आज ही से शुरू करें, ताकि हो सकता है कि कुछ प्री डायबिटिक्स जो हैं वो रिवर्स हो जाएं. तो इसलिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है बाय द वे. बिल्कुल सही. मैं यहाँ पे ज़रूर ख़वातीनों से हम खुदा ना खास्ता कतन कभी भी जो लोग या जो भी ओवरवेट हैं उनको कभी भी हम यानी उनके बारे में ना नेगेटिव कोई बात करते हुए, ये बड़ा एक सीरियस हेल्थ का मसला है. जब कोई भी शख्स, बच्चा या बच्ची या कोई भी फ़र्द ओवरवेट होता है तो वो सिर्फ ओवरवेट नहीं होता, उसके साथ बड़े हेल्थ के इश्यूज़ हैं जो इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं उसकी बाकी ज़िंदगी के मामलात में. तो सेहत का ख्याल रखना बुनियादी बात है कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़िंदगी में अच्छी सेहत होगी तभी आप ज़िंदगी में अल्लाह ताला की दी गई नेमतों को अच्छे तरीके से अपनों के साथ एंजॉय कर सकेंगे. तो ये बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाइए. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया. अदील, आप झूम रहे हैं तो इसी तरह झूमते झूमते आ जाइए. बहुत सारी क्लैप में अदील बरकी. जी ख़वातीन ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं. ब्रेक के बाद वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप देख रहे हैं. किचन सेगमेंट में शेफ़ नाजिश मौजूद हैं. कबाब तले जा रहे हैं नाजिश? जी बिल्कुल. वेरी गुड. मेरी मदद चाहिए? नहीं, बस हाँ समझे, मदद इधर से ही मदद कर इधर से हाँ ही। बहुत ज़रूरी है. फिर इधर भी तो जिम्मेदारी संभालनी है. अदील बरकी भी हमारे साथ प्रोग्राम के आगाज़ से मौजूद है. थैंक यू सो मच अदील फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो. और ये भी किताब मैं थोड़ी देर में अदील की दिखाने वाली हूँ और इसी सेगमेंट में हम गुफ्तगू भी करेंगे 30th को जिसका लॉन्च है. प्रोग्राम में ब्रेक के बाद ख़वातीन से पाकिस्तान, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान हमारे लिए एक नेमत और तोहफे के तौर पे हमें सुपुर्द किया है. और एक पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो जहाँ पे हम ये कहते हैं और ये मानते भी हैं कि खूबसूरत नज़ारे हैं, वहाँ पे हिस्टोरिकली भी पाकिस्तान के हर एक एक कोने को, हर एक एक शहर को अगर आप समझना, जानना शुरू हो जाए, उसकी तारीख़ में चले जाए तो कितना कुछ है जानने को. हम लाहौर की सिर्फ बात करते हैं, लाहौर की हद तक या अंदरून लाहौर की हद तक तारीख़ जो है वो मखसूस नहीं है. आप सिंध में चले जाएँ, बलूचिस्तान चले जाएँ, KP के चले जाएँ, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, और फिर मुल्तान की अगर बिलखुसूस हम बात करें तो मुल्तान शहर को अपने ख़ास अंदाज से दिखाना, क्योंकि मुल्तान शहर से ताल्लुक़ रखने वाले आमिर बशीर
उर्फ मुल्तान का बांका हमारे साथ मौजूद है। इनको खुद ट्रैवलिंग का शौक़ था, इसीलिए करते करते एडवेंचरर भी रह चुके हैं, इसीलिए करते अपने शहर, हमारे शहर मुल्तान को अपने ख़ास अंदाज से जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनको दिखाते हैं और बताते हैं मुल्तान की तारीख। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। और आमिर बशीर उर्फ जो कोशिश है, इनकी जो एक काविश है जिसको अपने अंदाज से ये लेकर बढ़े, उसकी कुछ झलक आपकी नज़र। जी ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आमिर बशीर उर्फ मुल्तान का बांका। मैं तो आमिर भाई इनको कहूँगी। आमिर भाई, नाउ ट्रैवलिंग का आपको खुद भी तो शौक़ था? जी जी, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का इतना शौक़ था मुझे। मैंने पहला ट्रैवल घर से भाग के किया था। है जी, और लाहौर आया था। अच्छा, लाहौर आए थे मुल्तान से? में जी। तो क्या किया लाहौर आके? कुछ भी नहीं, रिश्तेदारों घर बैठ गया था बस। घर वालों को यकीन हो गया ये घूम सकता है। अच्छा, ये जा। उसके बाद किसी ने नहीं पूछा मुझसे फिर। बिल्कुल सही। अच्छा, ट्रैवलिंग का शौक यहाँ मुल्तान से तो लाहौर आ गए, लेकिन उसके बाद नॉर्दर्न एरियाज कई अरसा उधर के रहायशियों के साथ रहने का जो एक वो रहा। हाँ जी, अल्लाह जाने पता नहीं मेरे अंदर क्या है कि अगर मैं ज़्यादा दिन पहाड़ों पे ना जाऊँ मैं बीमार सा हो जाता हूँ। तो बहुत ज़्यादा, और मुझे माउंटेन वॉक का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं पैदल 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 दिन चलता रहता हूँ, जहाँ दिल किया सो गया। तो बस ऐसी ज़िंदगी गुजरती रही। पर 21 में जब हालात कुछ ऐसे हो गए, मैंने कहा अब रुक जाएं। हाँ, उम्र भी ज़्यादा हो गई, रुक जाएं। ठीक है। फिर मैंने मुल्तान को पकड़ लिया। अच्छा, मुल्तान के बांका मियाँ जी सर, मुझे आपको देख के क्यों नासिर बशीर याद आ रहे हैं? सर मैं उनका छोटा भाई हूँ। उनके छोटे भाई हैं ना। ये तारुफ तो अब अगला सवाल था मेरा कि नासिर बशीर साहब के तो देखा झलक जा रही है, आपने पहचान लिया अभी, हालांकि आपको मैंने बताया नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं बताया। नासिर बशीर साहब के तो ये भाई हैं माशाल्लाह से। उन्होंने एक और शोभा पकड़ा है, आपने दूसरा शोभा। आमिर भाई, आपसे ज़रूर बात करते हुए, और मैं अगर गलत हूँ मेरी इस्लाह ज़रूर कीजिएगा, मुल्तान की जो शहर की जो तारीख़ है वो लाहौर से ज़्यादा कदीम है। जी जी, वो तकरीबन 6000 साल तो मालूम हिस्ट्री है हमारे शहर की। 6000 साल। और 5500 साल पुरानी एक बिल्डिंग अभी भी मुल्तान में मौजूद है, प्रहलादपुरी का मंदिर, जहाँ से होली का त्यौहार शुरू हुआ। वो बहुत शानदार जगह अभी भी वो मौजूद है। बिल्कुल सही। और अभी मुल्तान में अभी भी बहुत से ऐसे मकामात हैं जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। जिस तरह आप जब ट्रैवलर्स आते हैं तो मुल्तान को अपने अंदाज से उनको आप एक्सप्लोर करते हैं, तो उसमें अंदरून मुल्तान के बारे में बताइए ना। ये बड़ा मज़ेदार सवाल है आपका। ज़्यादातर जो मुल्तान में लोग टूरिस्ट आते हैं, ट्रैवलर आते हैं, वो ले देकर जो किले पर दरबार हैं उनको देख कर चले जाते हैं। फिर जब मैं इस शोबे में आया तो मैंने अंदरून शहर को पूरा एक्सप्लोर किया। तकरीबन डेली में 10 किलोमीटर पैदल सफ़र करता हूँ। ठीक है। तो एक एक बिल्डिंग, एक एक गली, उसकी हिस्ट्री निकाली। मंदिर हैं, शवाले हैं, मसाजिद हैं अंदर, तो उनकी मैंने हिस्ट्री निकाल के फिर लोगों को दिखाई। फिर मैं जब मैं गाइड बन गया, फिर मैं लोगों को पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती लेके जाता था अंदर। बिल्कुल सही। आए मुल्तान की हिस्ट्री देखें। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि जो बंदा भी 95% लोग जो हैं वो अंदरून शहर देखना चाहते हैं। बिल्कुल सही। और ये मेरा एजाज़ है कि मेरे बगैर वो देख नहीं सकते मज़े से। वो आपका फिर एक ऑब्वियसली आपने एक अपना एक नाम और मकाम बनाया और एक इज़्ज़त है अल्लाह ताला ने आपको दी। आमिर भाई, मैं आपसे ज़रूर बात करते हुए, जिस तरह अंदरून लाहौर की हम बात करते हैं, हमने तो देखा हुआ है अंदरून लाहौर, बड़ी खूबसूरत गलियाँ हैं और घर बने हुए हैं, और वो एक कदीम ज़माने से घर चले आ रहे हैं, उनको रिस्टोर भी किया हुआ है। अंदरून मुल्तान के भी इसी तरह से ही मनाज़िर हैं? बहुत बहुत खूबसूरत। आपको कहीं आपको मशरक़ी यूरोप लगेगा, कहीं आपको पुराना हिंदुस्तान लगेगा, और कहीं आपको अरेबिक लुक आएगी। ऐसे ऐसे शानदार बिल्डिंग्स हैं, इलाके हैं कि, और खाने वहाँ के अंदरून के कमाल, और बिल्डिंग्स ऐसी हैं कि उसके सामने खड़े होकर अगर टिकटॉक भी बनाए तो वायरल हो जाती है। मिलियन व्यूज़ जाते हैं जो लोग उनकी बनाते हैं बिल्डिंग्स की। बिल्कुल सही। और वो तमाम
وہاں پہ آپ کو معلوم ہے اندرون ملتان میں ایسے لوگ رہتے ہیں ذرا سخت مزاج ہے، لیکن میں نے گالیاں بھی سنی ہیں ان لوگوں سے، ٹھیک ہے، ایکسپلورنگ کرتے ہوئے، ہاں، لیکن اب ایسا ہو گیا ہے کہ میں جاتا ہوں وہ دروازے کھول دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، فیلسفی بناتے ہیں، مہمان آتے ہیں ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں، اور میرے جو مہمان ہیں وہ بورے بھر کے اندرون ملتان سے گفٹ لے کر جاتے ہیں۔ اچھا، ویری گڈ۔ آپ کا جو ٹور ہے، جس طرح ٹورسٹ آتے ہیں تو آپ سے رابطہ کرتے ہیں، تو ایک دن میں ٹور ہوتا ہے، 2 دن میں، کس طریقے سے؟ یہ تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے۔ اوکے، جو موسٹلی جو فارنر آتے ہیں ان کو تو ہم 3 سے 4 گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ اور جو پاکستانی لوگ آتے ہیں ان کو میں کہتا ہوں آپ 6 سے لے کے رات 12 بجے تک گھومیں میرے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا بانکے میاں یہ فرمائیے کہ ملتان کے ساتھ مجھے سوہن حلوہ یہی کیوں یاد آتا ہے؟ بھائی اتنا کمال سوہن حلوہ، بلکہ عدیل آپ نے تو اتنا کانسرٹس بھی ملتان میں کیے ہوں گے، پلیز پہلے اس کے بارے میں بتائیے نا۔ ملتان کافی وزٹس میرے ہوئے اور کافی شوز میں نے کیے ملتان میں۔ ہماری بڑی خالہ ملتان میں رہتے تھے، تو سمر ویکیشنز میں ہم وہاں جاتے تھے، تو ملتان کے ساتھ بڑی خوبصورت یادیں وابستہ، اسپیشلی جو مزار اور دوسری چیزیں۔ ہاں بالکل صحیح۔ ملتان تو ویسے صوفیاء کرام کا شہر ہے، وہ تو اس کی برکات ہی کچھ اور ہے، لیکن اس شہر کو اپنے انداز سے دکھاتے ہوئے یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا سوہن حلوے کی ہم بات کریں، کتنے سوہن حلوے ملتے ہیں؟ خالص سوہن حلوے کی کیا نشانی ہے اوپر؟ کیا وہ بادام خالص وغیرہ؟ سوہن حلوے کی نشانی یہ ہے کہ آپ کو اچھا لگے گا، وہاں اتنے ہیں ہمیں خود سمجھ نہیں آتی کون سا ٹھیک ہے، سارے ہی اچھے لگتے ہیں۔ آپ دونوں بات کر رہے ہیں نا، تو مجھے ایک دم سے یاد آیا کہ ملتان واحد ایسا شہر ہے، اب یہ بھی مجھے خیال آیا کہ جس کا تذکرہ ہر تیسرے گانے میں ہے، ملتانی کنگن پوادے ہوئے پورے کر دے، امریکہ کے نا جاپان کے ہم تو ہیں دیوانے ملتان کے، لگ دیے جاپان دی پر ہے پیچھو ملتان دی۔ ہاں بالکل، آئی اگری۔ دیکھیں مرینا کاغان نہ سوات ملسوں، بالکل ایسا ہی، ڈھولا ملتان ملسوں، تو ہر شاعری میں کہیں نہ کہیں ملتان شہر کا۔ اچھا نا، اتنے عرصے سے آپ آبویسلی ایز اے ٹریول ٹورسٹ کو کروا رہے ہیں، ٹریولنگ کروا رہے ہیں ایز اے گائیڈ، انٹرسٹنگ واقعہ کوئی ایسی خود ایکسپلور کرتے ہوئے اندرون ملتان کو کوئی ایسی بلڈنگ آپ کو نظر آئی ہو، کوئی ایسا واقعہ جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں جو آج بھی وہ واقعہ تو ہے بڑا مزیدار، لیکن میں لائیو سنا نہیں سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ بہت مزے کا واقعہ ہے۔ اچھا، جن چڑیلوں کا ہے، کوئی ایسی بلڈنگ بتائیں۔ ہاں میں بتاتا ہوں، کوئی ایسی بلڈنگ بتائیں نا۔ ہاں ملتان میں ایک ایسی بلڈنگ بھی ہے، حویلی، جس کے اندر اندرون ملتان میں؟ جی اندرون ملتان میں فیملی کے ساتھ 20,000 چمگادڑ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اچھا، 4 فیملیاں اس میں رہتی ہیں اور 20,000 چمگادڑ ان کے ساتھ رہتی ہیں نا۔ وہ 4 فیملیاں آپ کو کیسے پتہ چلا؟ سر وہ میرے دوست ہیں بہت اچھے، وہ تو میں سارا ملتان میرا دوست ہے، جب جاتے ہیں تو کبھی آپ تشریف لائیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو رات کو نکلتی ہیں چمگادڑ؟ جی وہ رات کو نکلتی ہیں اور دن میں بھی دیکھ سکتی ہیں آپ۔ ابھی سردی آ گئی ہے تو اندر چلی گئی ہیں، ورنہ کبھی آپ لوگ گرمی میں آئے تو آپ کو دکھاؤں، نہ ان کے بچے ڈرتے ہیں، نہ فیملی والے کوئی ڈرتے ہیں۔ پورے گھر میں 20,000 چمگادڑ دیواروں پہ چپکی ہوتی ہیں اور بچے کھیل رہے ہیں، کوئی بیمار نہیں ہے، سب ماشاءاللہ صحت مند ہیں، ہم سے زیادہ صحت مند ہے۔ اچھا، دیٹ از سم تھنگ ویری اسٹرینج، اور یہ میں نے پہلی بار چیز سنی ہے۔ نا عامر بھائی کوئکلی میں کچھ سوالات آپ سے ضرور کرنا چاہوں گی۔ آپ نے خود بھی ٹریولنگ کی ہے، ہم پاکستان کو جب دیکھتے ہیں الحمدللہ تو ہر طرح کے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ خود جب آپ ٹریولنگ کا شوق ہوا تھا تو کون سی ایسی جگہیں ہیں جب آپ نے خود ایکسپلور کی تو آپ خود حیران رہ گئے؟ میں سب سے زیادہ مجھے فیسنیٹ جو ہے نا وہ ریگستان کرتے ہیں، مجھے چولستان بہت اچھا لگتا ہے۔ ابھی میں سندھ گیا تھا تو بس سندھ جو ہے نا وہ مجھے بہت زیادہ فیسنیٹ کرتا ہے۔ شمالی علاقہ جات کی طرف زیادہ میرا رجحان نہیں ہے ابھی۔ صحیح، جن لوگوں کو شوق ہے اگر انہوں نے بھی جانا ہے تو چولستان مثال کے طور پہ جانا ہے، کون سا ٹائم؟ کیونکہ ابھی موسم ہے، چولستان میں جائیں، قلعہ دراوڑ دیکھیں اور نوابوں کا رائل قبرستان دیکھیں، اس کے ساتھ ہندو سی پرانی بستی ہے، ان کا کلچر بہت شاندار، ان کے کپڑے، ان کے لباس، ان کا کھانے دیکھیں، اور ان کے گھر، مٹی کے گھر، تو ایسا لگتا ہے جیسے 1000 سال پرانے آپ چلے گئے ہیں۔ بالکل صحیح، آپ ایک نوسٹالجک فیلنگ میں چلے جاتے ہیں۔ جی بالکل بالکل۔ اور یہ موسم میرے خیال میں سب سے بہترین موسم ہے، مارچ تک آپ جا سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ سردیوں میں بجائے اس کے کہ ناردرن ایریاز میں جائیں، ان جگہوں پہ جائیں گے تو ایک تو موسم بھی ریزنیبل ہوتا ہے اور زیادہ ایکسپلور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جی بالکل بالکل۔ آپ پورے سندھ تک جائیں تو آپ حیران رہ جائیں گی کہ کیسا کلچر ہے سندھ کا۔ آپ یقین کریں، میں دوسری مرتبہ اب گیا ہوں تو میرے دل کو سکون نہیں ملتا کہ میں بار بار، ابھی دسمبر میں میرا پھر پروگرام ہے، میں پھر جا رہا ہوں۔ وہاں کا کلچر، وہاں کی بلڈنگز، وہاں کے لوگ اتنے خوبصورت، دل سے خوبصورت اور مہمان نواز، بالکل، کہ تعریف کے قابل ہیں۔ بالکل صحیح۔ سکھر شہر بھی تو جی آئی بین دیئر،
सखर दरिया के किनारे, फिर वो पीछे आप रात को देखें पूरे शहर में लाइटें और दरिया चमक, ऐसा लगता है न्यूयॉर्क में आ गई हैं आप। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही। बहावलपुर सर नवाबों का शहर है वो तो। हाँ। तो वो हमारी एक्सेस में 1-2 चीज़ें हैं, बस वो देख सकते हैं। लेकिन ये देखें कि कुछ ऐसी जगह हैं, अभी तो बेशुमार पाकिस्तान के ऐसी जगह हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम नॉर्दर्न एरियाज। हम सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज की हद तक अपने आप को महदूद करते हैं। यहाँ हर बंदे को शौक है नॉर्दर्न एरिया के जाने का। तो जैसे हर बंदे को मुल्तान आता है ना, वो कहता है मैं दरबार देख के बस जाऊँ, तो ऐसे ही हर बंदे को आम जैसे हम सारे पाकिस्तान आपसे सुन के इम्प्रेस हो रहे हैं, तो फैमिली के साथ अगर हम जाना चाहें इन इलाकों में, तो हम एक टूरिस्ट के लिए क्या क्या सहूलतें मुयस्सर हैं? सर हर तरह की सहूलतें, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, सड़कें बड़ी शानदार हैं, कोई मसला भी नहीं है फैमिली के साथ। ऐसा ही है। और कोई मसला नहीं है, और लोग बड़े मेहमान नवाज हैं। अगर आपके साथ खातून होगी तो आपकी इज्जत डबल हो जाएगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जो सपोर्ट करता है। हाँ, ये बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जरूर ये मशवरा कि सर्दियों में बजाय इसके कि आप जरूर जाएं नॉर्दर्न एरियाज में, साउथ जाएं। हाँ, आप मुल्तान शहर को एक्सप्लोर करें। आप जिस तरह हम सखर की बात कर रहे हैं, बहावलपुर शरीफ आए। हाँ बिल्कुल सही। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखें आप। बिल्कुल सही। अच्छा जी, मुल्तान के बारे में मजीद बात करते हुए, अंदरून मुल्तान की बिलखसूस बात करते हुए जी। अच्छा, अंदरून मुल्तान देखें, मैं खुद अंदरून मुल्तान का रहने वाला हूँ, थोड़ा सा बाहर। इसकी जो ख़ास बात है ना हमारे मुल्तान के अंदरून की, वो ये है कि इसकी कोई गली सीधी नहीं है। अच्छा। हाँ, एक गली भी आप मुझे सीधी दिखा दें मान जाऊँगा, कोई गली सीधी नहीं है। और हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। ओके। आप यकीन करें 6-6 मंजिला बिल्डिंग है, तकरीबन 1.5-2 मरले पे। ओके। और उनकी बनावट बड़ी शानदार है। कदीम ज़माने की बनी? कदीम ज़माने की बनी, तकरीबन 300, 400, 500 साल पुरानी। Really? और उसी तरह इंटैक्ट है? इंटैक्ट है, बिल्कुल, बहुत शानदार। आप उसके उनके सीवरेज सिस्टम आप देखिए, सीवरेज सिस्टम बहुत शानदार है। हाँ, सीवरेज सिस्टम आपने कहा, हमारा जो सीवरेज सिस्टम है ना मुल्तान का, अंदरून का, आज तक वही है जो 700 साल पहले मलक अली शेर खान ने बनाया, वही है। ये वही वाला सिस्टम। अच्छा, एक नवाब की भी उधर नवाब मुराद खान का महल उधर है या हवेली है? जी, नवाब मुराद, उसको हम शीश महल कहते हैं। शीश महल, उसके बारे में बताएं ना हमें भाई। शीश महल वो बड़ी शानदार जगह है, और उसको देख के ना तो वाकई लगता है कि ये मुल्तान का कोई महल है। ठीक है। ये मलक मुराद शहजादे थे मुगल, उन्होंने बनवाया था शायद। ठीक। लेकिन अभी उसकी कंफर्मेशन नहीं है। तो कभी आप आए तो दिखाएं, यहाँ बैठ के। ओपन होता है टूरिस्ट के लिए वो? हाँ, ओपन है तकरीबन, हम खुलवा लेते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम खुलवा लेते हैं, वो बहुत शानदार जगह है। और दूसरा हमारे मुल्तान की ख़ास बात यह है कि मुल्तान मेरा ख्याल दुनिया का वाहिद शहर है जिसकी दीवार के ऊपर ट्रैफिक चलती है। मतलब वॉल सिटी है ना। हाँ, ओके। उसकी दीवार के ऊपर भी ट्रैफिक चलती है, उसके नीचे भी ट्रैफिक चलती है। ओके। और मेरा ख्याल दुनिया का वाहिद शहर है जिसके अंदर दाखिल होने के लिए आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। बिल्कुल सही। और किसी शहर में ऐसा नहीं, लखनऊ में 1-2 सीढ़ियाँ हैं जो आप चढ़ के शहर में दाखिल होंगे। हमारे शहर में आपको दाखिल होने के लिए 47 स्टेयर चढ़नी पड़ेगी। आखिरी सवाल, मुल्तान के रवायती खाने क्या हैं? सर मुल्तान के रवायती खाने, हाँ, ये बड़े कमाल। हमारी जो पुराने खाने हैं ना, उसमें है पानी वाले चने। हाँ। कि जो दिल का मरीज़ भी खा ले, और डोली रोटी। और डोली रोटी की कमाल ये है कि पुराने ज़माने में जब शादियाँ होती थी तो दुल्हन को डोली में लेके जाते थे। बिल्कुल सही। तो वो जो डोली रोटी है ना, ये मीठी होती है और ये बनती है इस तरीके से है कि ये ना ख़राब नहीं होती। तो जो कहार होते थे ना, कहार डोली उठाने वाले, उनको ये दी जाती थी भी 2-3 दिन का सफ़र है, आप रखें, खाते जाएंगे, ताकि वो एनर्जी मिलती रहे। एनर्जी मीठा भी है। हाँ। और वो ख़राब भी नहीं होती। तो उठाने से पहले कहते थे सही सागू डोली रोटी दियो डोली दी रोटी दियो वाला सचे सो। ओके। और 3 दिन पहले से वो शुरू हो जाता था सिलसिला। बिल्कुल सी। ख़वातीन हज़रात, देखें कैसी कैसी बातें। और मुल्तान हमारा भी शहर है और हम फ़ख्र करते हैं क्योंकि मुल्तान से ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे पाकिस्तानी जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, हम उन तमाम अफराद को खराज तहसीन पेश करते हैं। अदील, आप खाने की बात कर रहे हैं, भूख लग रही है, मुझे लगता है बन गए हैं राइस, पुलाव बन चुका हुआ है। ख़वातीन हज़रात, आमिर भाई को शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही अदील बरकी की परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे। और ये अदील की किताब आ रही है 30 नवंबर को। इसका मैं क्लोजअप प्लीज़ दिखा दूं क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि हमने बात करनी है, लेकिन हम दिखा ज़रूर दें। ऐसा ही है, ये पोइम्स के ऊपर है, इंग्लिश है, इंग्लिश पोइम्स पे है मबनी, और इसमें से कुछ हम सुनना भी ज़रूर चाहेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद उससे पहले आपकी परफॉर्मेंस आ जाइएगा बहुत सारी क्लैप में।
ख़वातीन व हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग आप देख रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज़ से शेफ़ नाजिश हमारे साथ मौजूद हैं। फाइनल प्रेजेंटेशन इज़ रेडी, उसकी तरफ भी बढ़ेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ से द वेरी चार्मिंग और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क और रेडियो पाकिस्तान के तो अपने हैं, अदील बरकी हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच अदील, प्रोग्राम के आगाज़ से आप हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व ये ज़िंदगी जो है अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा, और अगर इसको बामानी अंदाज से गुजार लिया जाए और ज़िम्मेदारियाँ अपनी समझते हुए इनफरादी सतह पे कि आपने अपनी ज़ात की हद तक अपनी ज़िंदगी को महदूद नहीं रखना, आपकी तरजीहात में प्रायोरिटीज़ में अपनों के अलावा इंसानियत की खिदमत करने का जज्बा भी और ये शऊर बेदार होना बहुत ज़रूरी है। हमारे माशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें ये शऊर बेदार हुआ और इनफरादी सतह पे ये काम कर रहे हैं कि इंसानियत और इंसानियत के उस पहलू में कि जिसमें बच्चों की तरबियत और इस उम्दगी के साथ काम करते हुए कि एक मिसाल कायम करें। हमारे साथ एक ऐसे ही कपल मौजूद हैं, सीजन जर्नलिस्ट, दोनों मियाँ बीवी, और क्या ही खूबसूरत बात कि शादी को 20 साल से ज़ायद अरसा हो गया और दोनों मियाँ बीवी की जब एक मर्द और औरत की शादी के बाद सोच एक होती है, एक पेज पे वो होते हैं, तो ज़िंदगी की गाड़ी बड़ी खूबसूरत अंदाज से गुजरती है। ये एक आलीशान मिसाल हमारे सामने मौजूद हैं। एक ऐसा इदारा चला रहे हैं जिसके बारे में जितनी बात की जाए कम है, इसलिए क्योंकि जेल में जो बच्चे कैद होते हैं जिस भी वजह से हों, उसकी तफसीलात में हम बाद में ज़रूर जाएंगे। उनकी तालीम व तरबियत और उनको अपने पैरों पे खड़ा करना और फिर उनकी सोच को तब्दील करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। ये एक ऐसा मरहला है जिसको बताना तो आसान है, लेकिन इसको कर गुजर के ऐसी सक्सेस स्टोरी सामने लेके आना कि ज़िंदगी तब्दील कर दी जाए, इसका जो सहरा है ये इस कपल को जाता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अदील नियाज शेख साहब और सैयदा फराह हाशमी साहिबा। ये दोनों मियाँ बीवी माशाल्लाह से दे बोथ आर सीजन जर्नलिस्ट, लेकिन इनका इदारा जो है इनकी पहचान है, तो मैं गलत नहीं कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। आपका और शुक्रिया, आपने बुलाया दोबारा। नहीं, थैंक यू सो, दोबारा में भी बहुत साल बाद हाँ, तो ये ज़रूर बात करते हुए, इस साल में बहुत कुछ आपने और भी किया, आपके इदारे ने जो कुछ किया उसकी कुछ झलकियां आप सबकी नज़र। जी ख़वातीन हज़रात, वी हैव विद अस नन अदर देन दिस अमेजिंग कपल जो जिस उम्दगी के साथ सर नाउ ये वक्त के साथ साथ जो आपका इदारा है, आप दोनों जिसके सरबराह हैं, मियाँ बीवी, हस्बैंड एंड वाइफ, पंजाब के 12 अजला में अब जिस तरीके से काम हो रहा है उस पर बात करते हुए। मेरा ख्याल है हम फराह से पहले शुरू करते हैं। जी बहुत शुक्रिया, ये मुझे अच्छा लगा पॉइंट, ये इनके तारुफ में आज के बाद अच्छा हस्बैंड भी मैं डालूंगी। हाँ इसी में वो बेहतरी समझ रहे हैं ना कि बेगम को पहले क्या। बिल्कुल ठीक, पॉइंट नोट। ये थोड़ी सी इसकी स्टोरी बैकग्राउंड बताना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपने बताया कि हम लोग जर्नलिस्ट हैं, तो ये आज से ज़िक्र है कोई 25 साल पहले का कि मुन्नू भाई जो हमारे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लेजेंड जर्नलिस्ट रहे हैं, यस, तो वो सदाकत अखबार में थे और वो एडिटर थे मेरे, और उन्होंने मुझे कहा कि आप जेलों के अंदर ये फ़ीचर बना के लाएं। तो जब वो जेलों में फ़ीचर बनाने के लिए गई तो वहाँ देखा कि काफ़ी ज़्यादा, कोई 350 के करीब नौउम्र ख़ताकार बच्चे थे जिनकी उम्रें 10 से लेकर 18 साल की थी। अब हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है सोसाइटी में, जेल यानी सज़ा क्यों मिलती है, हाँ। बुरे लोगों को सज़ा क्यों मिलती है कि उनको इसलिए सज़ा दी जाए कि वो सुधर जाए और बेहतर इंसान बन जाए, लेकिन क्या जेल में रहकर वो सुधर जाते हैं? उसके लिए एक मैकेनिज़्म, एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। जब या हम बतौर सहाफ़ी एक इशू हाईलाइट करें और उसको छोड़ दें, तो मेरे जहन में ये बात थी कि नहीं, मैं इशू हाईलाइट करके इसको छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि जब कैदी बच्चों के क्लोज़ होना शुरू हुए तो पता चले कि इनके पीछे तो इतनी कहानियाँ हैं, इतने टूटे हुए घर हैं, ब्रोकन फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, बहुत लो प्रिविलेज लोग हैं। तो देन वी डिसाइडेड कि हम एक ऐसा इदारा बनाएंगे जो कि इन बच्चों को रिफॉर्म करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिहाई 25 साल हो गए हैं रिहाई को, और ये अक्टूबर के अंदर, कमिंग अक्टूबर में 25 इयर्स इसको कंप्लीट हो जाएंगे। बिल्कुल सही।
اور یہ لمبا ماشاءاللہ سے جرنی ہے. اس میں اب تک ہم تقریباً لگ بھگ 15,000 جوینائلز کو ریفارم کر چکے ہیں. 15,000 بچوں کو جنہوں نے جو جرم میں مبتلا تھے, سزا یافتہ تھے, ان کی زندگیاں تبدیل, ان کی زندگیاں. سر میں آپ سے ناؤ بات کرتے ہوئے, یہ جو بچے ہیں جو جس بھی پنشمنٹ کی وجہ سے جو یہ کس پیمانے کے جرم میں آتے ہیں, اور پھر کس طریقے سے آپ یعنی ہینڈ پک کرتے ہیں, یا جتنے بھی بچے ہوتے ہیں ان کو کمبائنڈ کلاسز دیتے ہیں؟ ایکچولی ادارہ رہائی جیلوں کے اندر کام کرتا ہے, پریمسز کے اندر. اس کے لیے سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے ایک ویل فرنش اسکول بناتے ہیں, جیسے ہمارے آپ کے بچوں کے اسکول ہیں جس میں کمپیوٹر لیبز ہیں, درزی خانے ہیں, الیکٹریشین کی کلاسز ہیں اور جنرل اسٹڈی ہے. یہ جیل کے اندر؟ یہ جیل کے اندر. پھر اس کے لیے پرمیشن بھی لینی پڑتی ہوگی؟ پرمیشن, چونکہ رہائی آلریڈی چیریٹی کمیشن پنجاب, سوشل ویلفیئر, ہوم ڈپارٹمنٹ سب سے رجسٹرڈ ہے, اور یہ ہم کام کر رہے ہیں تقریباً 25 سال سے. تو ایک ٹرسٹ بھی ہے اور ہم لوگ ایک کام کر رہے ہیں, اینڈ رہائی از ناٹ فارن فنڈڈ. تو اس کے ساتھ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جیسے بچہ کوئی ہمارے پاس جیل میں آتا ہے تو اس کے پہلے اسٹاف ہمارا ہوتا ہے, وہ انٹرویو لیتا ہے, اس کا رجحان کس طرف ہے, جس طرف رجحان ہے ووکیشنل کی طرف ہے, ایجوکیشن کی طرف ہے, اس کو وہاں پر کیا جاتا ہے. اب آتے ہیں ہم لوگ کس قسم کے ان کے جرائم ہیں, تو جرائم ان کی جیب تراشی سے لے کے قتل تک کے ہوتے ہیں. اچھا. تو اس میں یہ پھر جتنی دیر رہتے ہیں جیل کے اندر, بے شک وہ ٹرائل میں ہے یا قید میں ہے, تو وہ اتنی دیر اسکول کے اندر پڑھتے ہیں یا کام سیکھتے ہیں, تب ان کی زندگیوں میں چینج آتا ہے. بالکل صحیح. میڈم, یہ جو سوچ کو تبدیل کرنا یہ آسان کام نہیں ہے, اور کوئی بچہ بالخصوص اگر چھوٹی عمر میں کسی بھی جرم میں ملوث ہو, چاہے پھر یہ جس طرح سر بات کریں قتل تک بھی بات پہنچتی ہے, جیب تراشی کی بات کریں, چوری کی بات کریں, ڈکیتی کی, اینڈ ایکسیٹرا ایکسیٹرا, دس لسٹ از اینڈ لیس. اس سوچ کو تبدیل کرنا اور اس بات کا یقین ہونا کہ واقعی میں وہ بچہ تبدیل ہونا چاہتا ہے فار گڈ. جی دیکھیں, اگر ہم پاکستان کی پاپولیشن دیکھیں تو 54% آبادی ینگسٹرز پر ہے, یوتھ پر ہے. لیکن کیا یوتھ کے لیے کوئی ہمارے پاس ایسے پلیٹ فارم, کوئی ایسا سسٹم ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو کوئی پراپر ڈائریکشن ملے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاشرے میں بچے جرائم کرتے کیوں ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں. ایک تو جو ہمارا سوشل سسٹم ہے اس میں بروکن فیملیز ہیں, ماں نے دوسری شادی کر لی, باپ نے دوسری شادی کر لی, وہ گھر بروک ہوا اور بچے جو ہیں وہ نگلیکٹ ہوئے, اور وہ یا جو لیبر کلاس بچے ہیں جو مختلف جگہوں پہ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسے مس بیہیویئر ہوتے ہیں. لیکن حیران کن آپ کو بات بتاؤں کہ جتنی یعنی اگر ہم ہسٹریز نکالیں ان کی, اور ہم اب تو ہمیں 25 سال میں اتنا تجربہ ہو گیا کہ ہم دیکھ کے بتا دیتے ہیں, تو اگر ان کی کیس ہسٹریز نکالی جائیں تو 90% کیسز حادثاتی ہیں. اچھا. ایکسیڈنٹلی کرائم کی طرف آئیں, یعنی انہوں نے کوئی پلان کر کے کرائم نہیں کیا کہ وہ کوئی باقاعدہ کوئی کرمنل تھے. ایک حادثہ ہوا جیسے بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں اور اس میں ایک دوسرے کو کسی نے بلہ دے مارا غصے کے اندر, یعنی لو ٹیمپرامنٹ, پیشنس کم ہونے کی وجہ سے. اب جو بلہ جس نے مارا اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی اور اس بچے کو پکڑ لیا گیا, اور اس کے 2 3 4 سال, کیونکہ ہمارا سسٹم اس طرح کا ہے. اس میں لوگوں کو بھی یہ کہوں گی کہ جو ہماری سوسائٹی میں لوگ ہیں, جب آپ کے بچوں میں اب آگے جیسے ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی یا زنا کے کیسز, اس میں بھی بچے ہیں. اور میں اس میں ایڈریس کروں گی پیرنٹس کو کہ آپ کا بچہ جب 12 سال سے لے کر 17 18 سال کی ایج کا ہے, اس کا بے حد خیال رکھیں. بالکل ایسا ہی ہے. اس کو والد جو ہیں, اسپیشل فادرز جو ہیں, وہ اپنے ان بچوں سے کمیونیکیشن کریں, ان کو گائیڈ لائن دیں. ورنہ ہم یہ حل نہیں ہے کہ ہم نے چیزیں ہو جانے کے بعد ان کو سزائیں دینی ہیں یا ان کے ساتھ کوئی بڑا برا سلوک کرنا ہے. اس سے پہلے ہمیں سوسائٹی میں اس چیز پر ورک کرنے کی ضرورت ہے. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے ایز اے مدر جب میں بچوں کو اس طرح کے مقدمات میں دیکھتی ہوں, کیونکہ پرابلم ہم تو جیل میں آنے کے بعد سدھار رہے ہیں. اگر سوسائٹی کے اندر پہلے سے تھوڑا ورک ہو جائے تو یہ لیول کم ہو جائے. یہ لیول بہت کم ہو جائے, بلکہ بچے جیل تک پہنچے ہی نہ. لڑکے زیادہ ہیں یا لڑکیاں؟ لڑکے زیادہ ہیں, بوائز زیادہ ہیں جی, کیونکہ بوائز باہر ہوتے ہیں. بوائز پہ اتنی, اب مجھے لگتا ہے پاکستان میں ایسی تنظیمیں بنیں گی جو بوائز کو سدھاریں گی. آپ نے جب سوسائٹی کو یعنی اپ گریڈ کرنا ہے, ہمارے ہاں سسٹم ہے کہ ہمارے ہاں گھروں میں مرد سربراہ ہوتے ہیں, تو ایک مرد کو پروان چڑھانے میں, جیسے میں اپنے 2 بیٹوں کو پروان چڑھا رہی ہوں, ایسے اور مائیں بھی جو بیٹے بڑے کر رہی ہیں, انہیں دیکھنا ہوگا اگر اپنی مرضی کا آئیڈیل معاشرہ بنانا ہے تو بیٹوں کی کیسے بلٹ اپ کرنا ہے, کیسے تربیت کرنا ہے, تو یہ ضروری ہے. ٹالرنس جو ہے نا, وہ پیشنس, صبر اور تحمل, اور ان کی تربیت, بالکل اخلاقی تربیت کی خواتین کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. اب جو اتنے سارے بچے اگر آپ کے
غلط یعنی پرابلم میں ہیں یعنی زنا جیسے مقدمات میں، تو یہ لمحہ فکریہ ہے. آپ نے بچوں کے لیے کیا تفریح رکھی ہوئی ہے؟ بوائز کے لیے مجھے بتائیں کتنے کھیل کے میدان آباد ہیں. میں بلکہ سی ایم صاحبہ کو اس حوالے سے ریکویسٹ کروں گی کہ یوتھ کے لیے ہیلدی ایکٹیویٹیز کروائیں. بالکل، اور ہو بھی رہی ہیں الحمدللہ. جس طریقے سے اویئرنیس ہے، جس طریقے سے میڈم مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر پنجاب، اور یہ بات فیکٹس پر مبنی ہے، جس عمدگی کے ساتھ ہر شعبے میں اور ینگسٹرز کے ساتھ. اور سب سے عمدہ بات جو مجھے ان کی ضرور لگتی ہے بینگ اے پاکستانی، اور یہ میں ضرور اس لیے نہیں کہ میں ایک اینکر ہونے کی حیثیت سے، ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ انگیج کرتی ہیں آڈینس کو اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ، جو ایک پیج پہ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے وہ ممتا نظر آتی ہے، وہ شفقت نظر آتی ہے، وہ کچھ کر دکھانے کا جوش اور جذبہ الحمدللہ نظر آتا ہے، اور وہ امپلیمنٹ بھی کر کے پنجاب گورنمنٹ دکھا رہی ہے. بٹ سر آپ سے ضرور یہ بات کرتے ہوئے، بے شمار ایسی سکسیس سٹوریز نہ ہوں گی، تھوڑا سا بتاتے ہوئے کہ کس طریقے سے آپ نے، آپ کی بیگم نے اور آپ کے ادارے نے بچوں کی زندگی تبدیل کی. دیکھیے اس میں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جو بچوں کو میں بتا سکتا ہوں، بے شمار ہیں. جیسے سکسیس سٹوریز ہیں. اب ہمارے پاس جو رہے ہیں بچے جو 5-5 سال جیلوں میں رہے ہیں، انہی میں سے آج انجینئر بھی بنے ہوئے ہیں، بینکر بھی ہیں، اپنے بزنس بھی چلا رہے ہیں. اور وہ بچے جو ہمارے پاس 14 سے 15 سال کی عمر میں آئے تھے، اب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہم سے ملتے ہیں، ہمیں اپنی شادیوں میں بلاتے ہیں. اور ایک ایسی مثال دیجئے تاکہ ہم ذرا اب مثالیں شاید میرا معاشرہ پریزرو نہیں کرتا نا، وہ ہضم ہی نہیں کرتا. بغیر ہم چاہتے نہیں ہیں. چلے ٹھیک ہے، اگر آپ کو بہتر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو کسی شخص کی ایک بچہ جو میں اور عدیل ہم مال روڈ پر جا رہے تھے، تو ہم شاپنگ کے لیے اترے، تو پیچھے سے اتر کر ایک کوئی 15-16 سال کا بچہ، اس نے آ کے عدیل کو ایسے پکڑ لیا. تو عدیل نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ارے تم، میں فرضی نام بتا رہی ہوں، کیا شہزاد تم؟ تو اس نے کہا سر جی آپ نے مجھے پہچانا، میں آپ کا اسٹوڈنٹ، تو مجھے آپ آئیں چلیں میری دکان دیکھیں. وہ وہاں پر سیلز مین تھا مال روڈ پر، جو بچوں کی شاپس ہوتی ٹھیک ہے. اس کی آپ سوچ دیکھتے کہ وہ اتنا ایکسائٹمنٹ میں تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ہمیں وہ کیا انٹرٹین کر دے، اور ماں باپ کی طرح ہمیں وہ ٹریٹ کر رہا تھا. اس طرح کی مثالیں اور ہیں. جیسے ہمیں ایک ناروال میں چک قریشیاں میں اس نے اپنی شادی پہ بلایا، تو ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ وہ ہماری شادی ہے. پورا گاؤں ہمیں باہر سڑک سے ڈھول بجاتے ہوئے وہاں تک لے کے گیا. اور جس دن اس کی رات تھی شادی کی، وہ آ کے میری چارپائی پہ مجھے اچھی والی لحاف دے رہا تھا کہ سر آپ، میں نے کہا بھائی جاؤ آپ کی شادی ہے آج. نہیں سر، جو آپ نے میری زندگی کا رخ بدلا ہے نا، تو یہ ہوتا رہے گا، میں نے آپ کی خدمت کر. بالکل سے جو پڑھاتے ہیں آپ بچوں کو، اس میں ووکیشنل ٹریننگ بھی ہوتی ہے، اس میں کیا کیا؟ اس میں پہلے ہمارا ایجوکیشن، جب کوئی بچے آتے ہیں، زیادہ تر تعداد وہ ہے جو بچے پہلے کبھی اسکول گئے نہیں، تو یا جو بچے گئے ہماری کیٹیگرائز ہیں. پہلے ایک ہمارا پرائمری سیکشن ہے جس میں 6 مہینے کا پرائمری کورس ہے، جس میں بیسک اردو لکھنا پڑھنا، جنرل نالج اور چیزیں، باقی کاؤنسلنگ کی چیزیں ان کی. باقی ووکیشنل ٹریننگ ہے جس میں الیکٹریشین کی کلاس ہے، جس میں ہماری بہت اچھی ٹیلرنگ کی کلاس ہے. ایکسلنٹ. یعنی کہ ایک بچہ اگر 6 مہینے رہتا ہے تو وہ جب جیل سے باہر جائے گا تو وہ شلوار قمیض سینا پوری طرح سیکھ جاتا ہے. ویری گڈ. تو اس میں اگر وہ ہم سے مشین بھی مانگتا ہے تو ہم اسے مشین بھی پرووائڈ جاتے ہوئے کر دیتے ہیں کہ تم اپنا ایک چھوٹا سا درزی خانہ کھول سکتے ہو. کمپیوٹر لیب کی اسی طرح ایک بچہ ہے، اس کو 10 سال آلموسٹ رہا تھا نا وہ، مرید عباس تھا، جس کو ہم نے 10 ایئرز بعد جب وہ رہا ہوا تو ہم نے اس کو یہ جو لوڈر رکشہ ہوتا ہے وہ، اور آئی جی صاحب کو بلایا، آئی جی صاحب کے ہاتھ سے دلوایا جیل کے اندر. آج وہ شور کوٹ میں اپنی بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہے، بہت ہی اچھا، اور وہ چلا رہا ہے وہ رکشہ اور کام کر رہا ہے. ویری گڈ. عدیل دیکھیں نا، بہت امپریسو کام ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی ترقی کی عمارت کے جو ستون ہوتے ہیں وہ نسل نو کے تن و من سینوں پر ہوتے ہیں، اور نسل نو کی اس طرح سے نمو کرنا یہ تو اتنا اچھا کام ہے. میرا خیال ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر لیجیے. دیکھیں نا، کتنی اچھی بات ہوگی ہمیں. ہاں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جتنے بھی آرٹسٹ ہیں، آرٹسٹ ہماری برادری ہے، جب پاکستان کو ضرورت ہوئی ہے، ہم بالخصوص پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ جب بھی اسپیشل ٹرانسمیشنز کا اہتمام کیا گیا، ہمیشہ جتنے بھی آرٹسٹ ہیں بڑھ چڑھ کے، اور کتنے تو ایسے ہیں جو کانسرٹ سنگرز ہیں، کانسرٹس کر رہے ہوتے ہیں، کتنے ایکٹرز ہیں جو اپنے اپنے انداز سے لوگوں کی مدد کے لیے، اور اپنے بلکہ مدد بھی نہیں، اپنی فرائض کو سر انجام دیتے ہوئے، ذمہ داری کو سمجھتے جانتے ہوئے. اور وہ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے خدا کے دیے ہوئے ویسے دینا ہے، آپ نے اپنے پلے سے تو دینا ہی نہیں. تو ایک بامعنی زندگی ہے ہی یہ، یا زندگی مکمل ہی تب ہوتی ہے جب آپ انسانیت کے لیے کچھ نہ کچھ رکھنے کا جذبہ رکھتے ہوں. پہلے جذبے کا تو آغاز کریں نا، پھر خود ہی اللہ تعالیٰ. اب آپ دیکھیے کہ ایسی مائیں جن سے کسی طور کوئی نہ کوئی جرم ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ ان کے چھوٹے چھوٹے بے قصور بچے
क्यों वो कैदियों में रहें? तो बहुत अच्छा काम आपने किया, आप लोगों ने तो काबिल सल्यूट काम ये जो कैदी ख़वातीन होती हैं उनका भी, मैं अगर जैसे आपको बताया कि 90% हादसाती हैं, ऐसे ख़वातीन कैदी भी अगर हम इनकी माँ सिवाय जो मंशियात में हैं या उनके ऊपर हम थोड़ी सी उनकी काउंसलिंग भी करते हैं कि मंशियात में शामिल होना भी एक लम्हा फ़िक्रिया है, बल्कि कभी आप इसके ऊपर भी प्रोग्राम करें कि क्यों लोग इस तरफ ज़्यादा पाकिस्तान में मंशियात बढ़ रही है या इसके इस्तेमाल से कितने ख़ानदान तबाह हो गए हैं और छोटी उम्र से शुरू। बिल्कुल सही। तो हम कैदी औरतों को भी रिफॉर्म करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, पॉलर का कोर्स सिखाते हैं, उनको स्टिचिंग का कोर्स सिखाते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं, उनके भी स्कूल हैं। एक्सीलेंट। हाँ, उनके भी प्रॉपर स्कूल हैं फुल फ्लैश तरीके से, कि जब तक असल में इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कैद को कारआमद बनाना, जितनी देर आप अंदर जेल में रहें उतनी देर काम करें। बिल्कुल सही। तो जब वो बाहर आएँ तो आप अपने माशरती धारे में शामिल हो जाएं। बिल्कुल सही, और एक नई जिंदगी का बाब जो है उसका आगाज़ करें, ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी, आपका लेटर ज़रूर, बहुत सारे लेटर्स आए, एक लेटर ज़रूर शामिल करते हुए आसिम ऑन मोहम्मद जो हैं भाई, इन्होंने ख़ास तौर पे प्रोग्राम की तारीफ़ भी की है, सेगमेंट्स की तारीफ़ की है, थैंक यू सो मच। और तहसील पिंड दादन खान, ज़िला जेहलम, जेहलम तो मेरा खुद शहर है जी, आबाई शहर है, मेरे दादा और वालिद साहब वहाँ से हैं, तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच प्रोग्राम को पसंद करने का। और इन्होंने अपनी तस्वीर, आईडी कार्ड ही भेज दिया, वो तो नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं तस्वीर, अब चूँकि ऑन भाई ने, एक सेकेंड, अच्छा आईडी कार्ड की तस्वीर बड़े कम लोगों की अच्छी, आपकी अच्छी आई है कभी? भाई मेरी तो बड़ी खौफनाक, जितना खौफनाक आती है। ऐसा ही क्या मसला क्या है? बंदे का ख़वातीन तो कह देती है ना, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, हम कहते ही नहीं। अच्छा मेरी तो कभी अच्छी, मेरी तो ड्राइविंग लाइसेंस कितनी खतरनाक, वो तो बहुत खतरनाक आती है, आपकी भी खतरनाक। कई दफा खवातीन चालान कराना मंजूर कर लेती हैं लाइसेंस दिखाने के लिए। तो ये मेरे साथ भी यही है, मैं कहती मेरा चालान का शुक्र है अब तो नहीं आया, लेकिन जब शुरू में वाकई बहुत खौफनाक तस्वीर होती है, कभी अच्छी नहीं आई भाई, बगैर मेकअप के कर लो, मेकअप के साथ तस्वीर खिंचवा लो। अच्छा जी, ये दिखा दीजिएगा ऑन भाई की तस्वीर प्लीज, क्लोजअप अगर दिखा दें, क्योंकि इतने प्यार से अपनायत से आप लोग लेटर्स भेजते हैं, तो थैंक यू सो, एक सेकेंड जी, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। आपकी भी उदास सी तस्वीर आई है, ये चूंकि सबकी ही वैसे आईडी कार्ड की कॉपी किसी को भेजनी नहीं चाहिए। उन्होंने काटा मारा हुआ है उसको। अच्छा हाँ, काटा मारते हैं ना। थैंक यू सो मच जी। एक प्रेजेंटेशन जल्दी से नाजिश की दिखा दें, खाने की जो हमारे लिए सर्व उन्होंने किया जी, दिखा दीजिएगा नाजिश, क्विकली यखनी का बता दो, शुरू से मैं बात कर रही हूँ जी। अच्छा, यखनी के लिए आपने सबसे पहले दरदरा अदरक और लहसुन लेना है, ठीक है। जो भी आपने मीट की यखनी निकालनी है, मटन की निकालनी है, आप मटन और अदरक लहसुन को 1 चम्मच देसी घी या बटर के अंदर थोड़ा सा सौते कर लें, जैसे उसका कलर चेंज हो उसके अंदर आपने जितना पानी डालना वो डालें। सूखे गरम मसाले, ज़ीरा, सौंफ, अजवाइन, धनिया, सूखा धनिया और सौंफ और लाल मिर्च, दादर मिर्च, ठीक है, ये सारे जितने भी आपके खड़े गरम मसाले हैं ना, बादियान, खताई का फूल, वो सब डाल के उसको प्रेशर को बंद कर दे। अच्छा, इसकी सबसे मेन टिप ये है कि आपने उसको सीटी को बोलते नहीं रहने देना, उसको थोड़ी देर के लिए आपने जैसे ही वो कुक हो, आपका प्रेशर बोलने लगे, आप उसको स्लो हीट पे आधा पौने घंटे के लिए रख दें, आपके वो सारा जू निकल आएगा हड्डियों में से। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच जी, उम्दा प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच। और अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करते हुए सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका मैडम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको और कामयाबियाँ दें, आमीन सुम आमीन। जो एक नेक काम, नेक काविश आप दोनों कर रहे हैं, जीते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच। अदील, थैंक यू, ऑनर एज ऑलवेज, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी बहुत कामयाबियाँ दे, आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो मच। नाजिश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही और मेरे रब की रज़ा रही और अल्लाह का हुक्म हो तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। हमारी तरफ से खुदाफिज़। लेकिन जाने से पहले एक खूबसूरत सा गाना और अमेजिंग परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस जो डांस किया था वो